प्यारे छात्रों, प्रकार्यात्मक सिद्धांत इस विषय पर पूर्व के 2 दिनों से बृहत रूप में चर्चा हो रही है। अब इसी प्रकार्यात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पार्सन्स का प्रकार्यवाद इस विषय पर चर्चा होगी। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। दुर्खिम की तरह पार्सन्स भी अपना विश्लेषण इस प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है। उसका कहना है कि सामाजिक जीवन का लक्षण पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सहयोग से है, न कि पारस्परिक शत्रुता एवं विनाश। जहाँ दुर्खिम नैतिक प्रतिबद्धता व सामाजिक नियमों पर अधिक बल देते हैं, पार्सन्स दुर्खिम के विचारों से सहमत लगते हैं। उनके अनुसार हॉब्स का विश्लेषण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उचित स्पष्टीकरण नहीं करता। पार्सन्स का विश्लेषण विश्वास था कि केवल सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था का आधार है। पार्सन्स के प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहले रूप में पार्सन्स ने व्यापारिक सौदे का उदाहरण द्वारा अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि व्यापारिक अनुबंध कुछ नियामक या आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था के आधार पर होता है। पार्सन्स के अनुसार नैतिक वचनबद्धता दोनों पक्षों को उन नियमों को मानने के लिए बाध्य करती है। वहीं दूसरे रूप में पार्सन्स ने मूल्यमतैक्य पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य किसी सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना है। जब मूल्यों का संस्थाकरण हो जाता है और उनके अनुकूल व्यवहार संरक्षित हो जाता है, तो इसका परिणाम अस्थायी व्यवस्था होती है। इस प्रकार सामाजिक संतुलन 2 प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। पहला समाजीकरण द्वारा, दूसरा सामाजिक नियंत्रण द्वारा। वहीं तीसरे रूप से पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था माना है और सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक पहलुओं का बड़ा सटीक विश्लेषण किया है। चौथे रूप में सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत कर्ताओं की बहुलता है और उनकी क्रियाएं एवं अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। पांचवें रूप में सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाइयां कर्ता, उनकी प्रक्रियाएं, स्थिति, भूमिका एवं समूह है। अब प्रकार्यात्मक समस्याएं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को अपनी संरचना में अस्थायित्व बनाए रखने तथा अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित 4 प्रकार की प्रकार्यात्मक समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। नंबर 1, अनुकूलन। कोई भी व्यवस्था शून्य में स्थित नहीं होती, बल्कि किसी पर्यावरण में स्थित एवं कार्यरत होती है। इसको भी 2 भागों में पार्सन्स ने बांटा है। पहला भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। वहीं अब नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति। सामाजिक व्यवस्था की दूसरी प्रमुख प्रकार्यात्मक आवश्यकता सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित है। वहीं नंबर 3, एकीकरण। एकीकरण व्यवस्था में एकीकरण तथा समन्वय जरूरी है।
इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर संबंधित एवं अंतःक्रियारत इकाइयों द्वारा होता है। सामाजिक व्यवस्था एकीकरण की समस्या का समाधान अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक नियमों के विकास के द्वारा करती है, जिनमें विभिन्न अंगों, उपसमूहों एवं उपसंरचनाओं में तालमेल एवं समाकलन के द्वारा व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। नंबर 4, प्रतिमानात्मक स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था की चौथी आवश्यकता व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों या प्रतिमानों को बनाए रखने और समय समय पर इनमें जो तनाव उत्पन्न होता है इसे कम करने से संबंधित है। भूमिकाओं एवं संबंधों के संस्थाकरण द्वारा विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक एकता बनाए रखी जा सकती। सामाजिक व्यवस्था की चारों प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं में संघर्ष, मानव की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति तथा वस्तुओं की न्यूनतम, मानव की सीमित एवं विरोधी इच्छाओं तथा लक्ष्य उन्मेषित तथा अनुकूलनात्मक मानव प्रकृति के कारण होता है। प्रत्येक व्यवस्था के लिए इस संघर्ष को नियमित करना अनिवार्य है। पार्सन्स का प्रकार्यवाद का महत्व। परंतु फिर भी उनका दृष्टिकोण औरों की अपेक्षा ठीक है। वास्तव में समाज को एक व्यवस्था के रूप में मानना और इसके प्रकार्यवादी पक्षों का विश्लेषण करना समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों से एक उपागम है। अतः इसे एकमात्र, सर्वोत्तम या अंतिम तरीका नहीं कह सकते हैं। अब मर्टन का प्रकार्यवाद। मर्टन के अनुसार समस्याओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की आधुनिक पद्धति के रूप में प्रकार्यवादी विश्लेषण एक सर्वाधिक आशाजनक पद्धति है, लेकिन साथ ही साथ शायद सबसे कम विधिबद्ध प्रणाली भी है। यह प्रकार्यवाद एक साथ अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकसित हो गया है, जिसके फलस्वरूप इसका गहन विस्तार न होकर खंड विस्तार हुआ है। प्रकार्य के अर्थ। मर्टन ने मेलिनोवस्की, ब्राउन, क्लाइड आदि मानव शास्त्रियों से अपने प्रकार्य की अवधारणा के मूल स्रोतों को ग्रहण किया। मर्टन ने अपने कार्य संबंधी विश्लेषण में प्रकार्य को 5 अर्थों में प्रस्तुत किया है। पहला, प्रकार्य सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में। दूसरा, प्रकार्य व्यवसाय के रूप में। तीसरा, प्रकार्य एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में। चौथा, गणित शास्त्रीय प्रकार्य। पांचवा, व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार्य। प्रकार्यवाद की अवधारणाएं। मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित किया है। पहला, प्रकार्य। दूसरा, अकार्य। तीसरा, प्रकट प्रकार्य। चौथा, अंतर्निहित प्रकार्य। पहला, प्रकार्य। प्रकार्य वे परीक्षित परिणाम जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, प्रकार्य कहलाते हैं। दूसरा, अकार्य। अकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को काम करते हैं, अकार्य कहलाते हैं। तीसरा, प्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं, प्रकट प्रकार्य कहलाते हैं। चौथा, अंतर्निहित प्रकार्य। अंतर्निहित प्रकार्य ये प्रकार्य न तो मान्य होते हैं न तो इच्छित। अंतर्निहित प्रकार्य प्रकट प्रकार्य का विलोम है।
जिसे कि सचेत रूप में नहीं किया जाता है। व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा ये प्रकार्य अनजाने में ही हो जाते हैं। प्रिय छात्रों, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के विषय पर इस कक्षा में चर्चा हुई। आप सभी से कहना है कि इस प्रकार्यात्मक सिद्धांत को सुने, समझें और अपने साथ आत्मसात करें। धन्यवाद।